स्टूडेंट हमारे पास क्लास जो 7 है उसका जो फर्स्ट टर्म का मैथ का पेपर है उसको हम सॉल्व करने लगे। जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है उसमें पहला जो है वो ये कह रहा है कि हमारे पास इफ़ 300 kg ऑफ अ कोल कॉस्ट ₹6000 देन व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 120 kg ऑफ कोल। अब क्या कह रहा है कि उसने हमें ना कह रहा है कि अगर कास्ट प्राइस जो है हो कोल की वो हो कितनी 300 kg उसने कोल दे दिया, 600 उसकी प्राइस है, तो कह रहा है 120 kg की क्या होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ना एक 1 kg का अगर आ जाए तो 120 kg का निकालना बहुत आसान है। तो इसके लिए हमने सिंपल ये देखो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। देखो कॉस्ट ऑफ 300 आपने लिखना है जी kg, उसका 6000 है तो कॉस्ट ऑफ 1 kg क्या आ जाएगा। ये 3000 जो है इस साइड पे यानी कि जाकर डिवाइड हो गया, यानी इस साइड पर यूँ के मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर डिवाइड हो गया, या यूँ समझिए कि इधर इसके नीचे भी 300 डिवाइड कर दिया, इससे भी 300 डिवाइड करे, कट के हमारे पास 20। ये 20 जो है ये ₹1 kg कोल के हैं। उसने कितने के पूछे 120 के, तो आपने इसलिए 120 को 20 से मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल हमने कास्ट निकालनी है 120 kg की। 1 kg है 20 रुपीज़ का, तो 2400 यानी कि इसका आंसर आ जाएगा। तो वेयर इज 2400, ये रहा जी 2400, इसको आपने टिक कर देना है, ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इफ एक्स and y are directly proportional to each other then which of the following is true। अब सिंपल हमने ना क्या करना है कि इसमें इसका फार्मूला लिखना है। तो इसका फार्मूला बहुत आसान होता है, यानी x2 x1 y2 y1, ये हमारे पास इसका जो है ना फार्मूला आएगा, ये इसका राइट फार्मूला है। ये तो आसान है, फार्मूला आपने पढ़ा ही होगा। नेक्स्ट में वो कहते हैं अ प्रॉपर्टी एजेंट सेल्स अ हाउस ऑफ रुपीज 600,000 of which he receives a commission of 2%, what will be the commission of agent। अब क्या कह रहा है कि वो एक घर जो है 6 लाख में बेचता है और 2% उसका कमीशन है। कह रहे इसमें बताएं इसमें इसका टोटल कितना कमीशन बनेगा। तो बहुत सिंपल सा इसका तरीका होता है कि आपने लिख देना जी जो इसका सेल प्राइस है 600,000 का रेट जो है कमीशन का 2% है, तो अमाउंट ऑफ कमीशन क्या होगा 2% ऑफ व्हाट, दैट इज द सेल प्राइस। 2% ऑफ 600,000, 2% का जिसके नंबर के साथ परसेंटेज का साइन हो उसके नीचे लगाते हैं 100। ये वाली वैल्यू ऐसी, ये देखो 2 जीरो, इन 2 जीरो से कट गया तो पीछे क्या आ जाएगा जी 6000, 6 2 12, तो 12,000 उसका कमीशन बनेगा। तो वेयर इज 12,000, ये रहा जी 12,000। अब नेक्स्ट में वो कह रहे हैं कि विच वन among the following is correct relation for the chargeable income। अब देखो चार्जेबल इनकम होगी टोटल इनकम माइनस रिलीफ, ये होता है जी चार्ज, यानी कि टैक्स किस पर, आप यूँ समझिए कि एक टैक्स लगना है वो किस अमाउंट पर लगेगा। तो टोटल जो उसने पैसा उसने कमाया है, उसकी इनकम है, उसमें से उसको रिलीफ कितना मिल रहा है, जो रिलीफ है वो निकाल दो उसमें से, तो पीछे जो बचेगा उसमें चार्जेबल इनकम बच जाता है। ये भी एक फार्मूला है। अकॉर्डिंग टू द गिवन, अब देखो यहाँ पे उसने ना एक डायग्राम हमें दे दिया। अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब कह रहे हैं कि बताएं इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका जो है ना ये रहा जी इसका ये वाला आंसर है कि अच्छा इसको थोड़ा सा ये आंसर ठीक क्यों है, ये भी थोड़ा सा आपका नए कंसेप्ट समझना है। ये जो सिंबल होता है ना जो ऐसे लिखा होता है लाइक ऐसे करके, ये होता है कि ये सबसेट है। सबसेट का मतलब है कि उसी का पार्ट है, यानी अगर 1 से लेकर एक यूनिवर्सल सेट है वो 1 से लेकर 20 तक है, उस 1 से लेकर 20 तक बीच में से ये 20 नंबर है, 20 नंबर में से जो मैं कोई से 6 नंबर ले लूँ, 5 4 कोई भी मैं ले लूँ और एक नया सेट बना लूँ, तो लाजिमी बात है वो उसका सब सेट होगा। यानी लाइक ऐसे आप यूँ समझिए कि मेरे पास एक सेट ए है, उसमें नंबर है 1 2 3 से लेकर क्या है जी 20 तक है। अब मैं बी जो है वो क्या करता हूँ, ये लिख लेता हूँ 2 4 6 लिख लेता हूँ। तो अब लाजिमी बात है ये देखो 2 4 6 क्या है, इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कोई इसके अंदर फालतू नंबर नहीं है जो इसमें एग्जिस्ट ना करता हो, तो इसलिए जो बी है ना वो ए का सबसेट है, यानी एक में से ही नंबर निकाल कर एक सेट बनाया गया है बी। तो अब पहला वाला क्यों करेक्ट नहीं है, कह रहे हैं कि ए जो है ना जो यू है वो ए का सबसेट है, तो यू तो ए का सबसेट नहीं है, बी भी यू बी का भी सबसेट नहीं है, क्योंकि लाजमी बात है ये इसकी दूसरा जो है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, और ए और बी एक दूसरे का सबसेट नहीं है। अगर सबसेट ए बी का सबसेट होता ना वो लाइक ऐसे बनता, ये ए है अगर तो बी उसके बीच में बन जाता, ठीक है। या फिर दूसरी सूरत ये हो सकती है कि बी बाहर आ जाए ए अंदर आ जाए, तो ए जो है वो ए जो है
वो बी का सबसेट है और यहाँ बी ए का सबसेट है, तो ये दोनों इसलिए नहीं है। लेकिन ये देखें जो ए है वो ये दोनों यानी ए और बी दोनों इसी के अंदर पाए गए हैं, यूनिवर्सल सेट में से ही लिए गए हैं। तो इसका मतलब है कि ए जो है वो भी यूनिवर्सल का सबसेट है और बी भी यूनिवर्सल का सबसेट है। अब नेक्स्ट वो कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी इसकी इक्वल हो तो ए यूनियन बी फाइंड करें, देन बी जो है किसकी इक्वल होगा। तो ये देखें सिंपल, उसने इसका सोल्यूशन हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं। ये देखो उसने ए दे दिया और ये देखो उसने हमें बी दे दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी भी उसने हमें दे दिया। ए यूनियन बी का क्या मतलब होता है? ए यूनियन बी का मतलब है ए और बी को जोड़ के एक नंबर बना दो। ये देखें ये 3 4 1 2 3 यानी कि ये टोटल 1 2 3 4 और 5 नंबर है, तो इनका इन दोनों को मिलाकर एक सेट बनाना है। ये देखें आपने 1 भी लिख दिया, देखो 2 भी लिख लिया, 3 भी लिख दिया और ये देखिए 3 इधर मौजूद है और 4 भी लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? ए यूनियन बी आ गया। इन दोनों सेट को मिलाकर एक सेट बनाया गया। वो नंबर जो रिपीट हो रहे हैं, लाइक हमारे पास 3 इधर भी है 3 इधर भी है, तो वो आपने रिपीट नहीं करना। फिर ए इंटरसेक्शन बी जो है हमारे पास क्या है? 3 की इक्वल है। तो अब हमने क्या करना है कि उसने हमसे पूछा है शायद बी का, असल में ना उसने हमसे पूछा देन बी का मतलब है बी का सेट क्या होगा। तो बी का सेट ढूंढने का बहुत आसान तरीका है। अब देखें जो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि जो 3 है इंटरसेक्शन में वो नंबर लिखा जाता है जो दोनों में कॉमन होता है। कि ये देखो 3 जो है, अच्छा ये जो 1 2 3 है ना, ये कैसे बना? ये बाद में यानी बाद में निकाला गया, मैंने आपको पहले बता दिया। वैसे इसका ये है कि पहले यहाँ से जो समझा रहा हूँ वो देख लेना कि ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि 3 एक ऐसा नंबर है जो ए में भी एग्जिस्ट करता है और बी में भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब है कि बी इज इक्वल टू, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, जो मैंने 3 लिख दिया, ठीक है जी। 3 तो मुझे मिल गया कि 3 बी का हिस्सा है। अब देखो जो 4 है, देखो ना जी, तो 3 बिलोंग टू बी एंड जो 4 है 4 बिलोंग टू बी होगा या नहीं होगा, ये हमने देखना है। 4 बिलोंग नहीं करता बी से, क्योंकि अगर 4 बी से बिलोंग करता होता तो 4 तो ए में भी है, और 4 अगर बी में भी होता तो फिर तो यहाँ पर वो इंटरसेक्शन में आना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि 4 ए में तो है, बी में नहीं है, ठीक है, तो हमने नहीं लिखना भी। तो फिर हमारे पास पीछे ये नंबर है ना, यहाँ से हमने निकालना है। 3 तो बी में आ गया, क्यों? क्योंकि वो इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन में वो नंबर लिखा जाता है जो ए और बी दोनों में हो। इसका मतलब यह। फिर 4 को चेक करो, देखिए 4 यहाँ पे है, इस यूनियन में तो है, लेकिन वो जो है ना इंटरसेक्शन में ही है। तो इसका मतलब 4 तो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। तो इसका मतलब है फिर क्या बच जाते हैं? 1 और 2 बच जाते हैं। तो 1 और 2 तो ए में नजर ही नहीं आ रहे, 1 और 2 ए में नहीं है, तो इसका मतलब है 1 और 2 फिर किस में होंगे? बी में होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बी का सेट है। तो इस तरह यहाँ पर ये आगे इसका आंसर। कह रहे नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न क्या होना चाहिए? भाई नेक्स्ट नंबर इन द गिवन पैटर्न क्या है? आपने यहाँ से देखना है। देखो 6 10 14 और 18 है, तो इसमें देखो पैटर्न, देखो पैटर्न क्या है। अगर मैं 14 में से 10 निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाता है? 4। 18 में से मैं 14 निकालूं तो क्या आ जाता है? 4। इसका मतलब है 4 4 का डिफरेंस चल रहा है। तो नेक्स्ट जो नंबर होगा 18 प्लस क्या हो जाएगा? 4, तो वो क्या आ जाएगा? 22। तो ये हमारे पास आ गया, यानी 4 4 से ये इंक्रीज हो रहे हैं। व्हाट विल बी द जनरल रूल फॉर सीक्वेंस दिस? अब कह रहे सीक्वेंस के लिए हमारे पास जनरल रूल क्या होगा? देखिए उसके लिए ना रूल ये वाला होगा, और ये क्यों होगा ये देखें, यहाँ पर मैंने सॉल्व किया, मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें मेरे पास फार्मूला लगेगा जी 2n + 1 है ना, तो n की जगह देखो 1 रखा, तो 2 1 2 + 1 3। अब इस n की जगह 2 रखो, 2 2 4 + 1 5। अगर मैं 3 लिखूँ 3 2 6 + 1 7, तो 3 5 7 ये यही पैटर्न है ना, 3 5 7 9 ऐसे करते जाओगे यही बनेगा। अगर इसके बाद नेक्स्ट में नंबर लिखूँ, इसकी जगह 4 लिख लूँ, +1 4 2 8 और 1 9, ये देखो ये निकल आएगा। उससे अगला भी इसी तरह निकालो, तो 2 × 5 + 1 = 2 5 10 और 1 11, ये आ जाएगा। तो इसमें ये वाला सीक्वेंस का फार्मूला जो है वो ठीक है। अभी देखें हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट में वो ये कह रहा है कि भाई व्हाट विल बी द फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस। अब कह रहे हैं इसकी ना फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या है। अब सिंपल सी बात है, ये हमारे पास लिखा हुआ है ना, मैं इधर कहीं साइड पे चले आपको अभी सॉल्व करके बताता हूँ। ये है जी 12a - 18ay + 24az है, ठीक है। तो इसमें से ना 6 का टेबल सारों पे जाता है, 6 एक कॉमन ले लो, 6 2 12, क्या आ जाएगा जी? a बचा,
6 3 ज़ार 18, ए बाहर चला गया तो वाई आ गया। 6 का टेबल 4 टाइम ए बाहर चला गया तो जेड, तो 2a यानी 6 बाहर आ जाएगा, 2a माइनस 3y प्लस 4z ये आना चाहिए। तो ये वाला कौन सा है, ये देखिए ये वाला पार्ट है, तो इसको आपने क्या कर देना है, टिक कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, कह रहे हैं कि अब ये बताएं कि इक्वेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन किस रिप्रेजेंट करता है। भाई वर्टिकल लाइन का क्या मकसद होता है, देखिए वर्टिकल लाइन ये है कि देखिए हमारे पास अगर ये एक्स एक्सिस होता है, ये फर्ज क्या, ये वाई एक्सिस है, तो ये वर्टिकल लाइन होती है और ये एक्स क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो अब एक ऐसी लाइन वो इसका ये वाला आंसर ठीक होगा, क्यों होगा, उसका मकसद है कि ये देखो यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो ये एक लाइन होगी जो वर्टिकल आएगी, ये वर्टिकल लाइन है और कहाँ से गुजर रही है, 2 से गुजर रही है, यानी x इक्वल टू 2 से गुजर रही है, जो वर्टिकल लाइन होती है। अगर हॉरिजॉन्टल का बनता तो लाजिम बात है ये यहाँ से गुजरता और ये y की वैल्यू 2 होती, तो इसलिए ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। याद रखें जब भी वर्टिकल लाइन की बात करेगा तो वो एक्स एक्सिस को कट कर रही होगी। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास ना उसने जो अगला पार्ट दे दिया, उसने हमें x1 30, x2 20, y1 10 और y2 20 है ना, तो इसको ना आप ये लिख सकते हैं, एक फार्मूला आपके पास, यानी देखो ना x1 y1 इज इक्वल टू क्या होता है x2 y2 होता है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, हमें y2 चाहिए ना, तो फार्मूला क्या हो जाएगा x1 y1 अवर ये y2 इसके नीचे आ जाएगा और सॉरी x2 इसके नीचे आ जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। अब देखें x1 जो है, x1 की जगह आपने क्या पुट कर देना है, y2 में इस तरफ लिख देते हो ना, y2 में इस तरफ लिख देते हो, ठीक है। अब देखें x1 कितना है 30, तो इसकी जगह आपने पुट कर देना है जी 30 मल्टीप्लाई है, आगे क्या है y1 है, तो y1 की जगह आपने क्या पुट कर देना है जी 10। ये देखें y1 था, y1 की जगह 10 और नीचे क्या है x2 की जगह क्या है जी 20, ये वाला 0 इस 0 से कैंसिल हो जाएगा और 2 15 है, तो y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा जी 15, ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट अगेन हमारे पास जो ये वाला क्वेश्चन है, तो इसका फार्मूला आपने लिख देना जी x2 इज इक्वल टू x1 y1 अवर y2। सिंपल क्या हुआ, ये दोनों ने अपनी जगह चेंज कर ली, ये y2 इनके नीचे आ गया और x2 इधर आ गया। अब वैल्यू पुट कर दो, अब x1 की क्या वैल्यू है, x1 की वैल्यू है जी 2, y1 की क्या वैल्यू है 4 और नीचे y2 कितना है आपके पास जी, y2 आपके पास भी क्या है 2। तो ये देखें इस वाले 2 को इस 2 से कट कर दो, तो यूं आपके पास जो x2 है वो क्या आ जाएगा 4 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब नीचे हमारे पास कह रहा है कि आइडेंटिफाई एंड शेड द फॉलोइंग रीजन ऑन अ सेपरेट वेन डायग्राम, कि ये उसने ना हमें एक डायग्राम इस तरह की बता दी है, ए है और बी है, लाजमी बात है और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई ना कोई इसका कॉमन एरिया होगा। अब इनको ना हमने क्या करना है कि कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट और ए यूनियन बी का जो है ये फाइंड करना है। तो ये देखें इसके मैंने ना ए और बी का यही वाली शेप, ये ए है मेरे पास और ये क्या है मेरे पास बी है, सही है। अब इसकी ना डायग्राम कुछ किस तरह की बनेगी ये आपने थोड़ा सा देखना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। देखें ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट जो है वो किस तरह बनेगा, उससे पहले आपने क्या करना है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, पहले ना हमारे पास क्या, हाँ ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी है ना हमारे पास, तो उसके लिए आपने पहले ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर लेना, फिर उसका कम्प्लीमेंट फाइंड करना है। अच्छा, जैसे फर्ज किया कि मेरे पास ये ए है और ये क्या है जी बी है, तो इसका मैंने अगर ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो उसका मतलब है वो कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट तो देखो क्या हो गया, ये वाला क्या होता है कॉमन पार्ट होता है, ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या फाइंड करना है, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना उसका कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से वो पार्ट जो इसका जो आंसर है ए इंटरसेक्शन बी का उसको माइनस करा दो, तो इसका मतलब है कि बाकी सारा शेड हो जाएगा, यानी बाकी सारा आपने शेड कर देना है कि ये ए है और ये बी है, ये जो कॉमन शेड हुआ ना उसको छोड़ के बाकी सारा पार्ट क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक है जी। बाकी सारा पार्ट आपने क्या कर देना है, शेड कर देना है, इसको छोड़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि यानी कि आपने क्या करना है, इसमें ये वाला सारा पार्ट जो है ना वो क्या कर देना है, शेड कर देना है, ये सारा कुछ शेड होगा, ठीक है, ये सारा पार्ट शेड होगा, ठीक है। ये जो बीच में है ना कॉमन एरिया, कॉमन पार्ट नहीं होगा, बाकी सारा शेड होगा, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ शेड नहीं होगा, बाकी सारा आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ठीक। और इसमें जो है ना अगर हम यूनियन की बात करें तो ए यूनियन बी में ना ये सारा ही शेड होता है, यानी कि लाइक ऐसे ये सारा जो पार्ट है ये आपका क्या हो जाएगा, शेड हो जाएगा, ए यूनियन बी में ये सारे को आपने शेड कर।
अच्छा, इसमें ये देखें कॉस्ट प्राइस उसने दे दिया, सेल प्राइस, लॉस या प्रॉफिट, या प्रॉफिट और लॉस जो है ये हमने फाइंड करना है। ये एक्सरसाइज 3A का पहला जो क्वेश्चन है ना, ये उसी ए से लिया गया है, और यानी कि उसी तरह का क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वैल्यू ली है या डिफरेंट की है, लेकिन कंसेप्ट वही है। अब देखें तो इसको ना आसान तरीका ये मैं लिख देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये देखें कॉस्ट प्राइस देखो 28 है तो 28 लिख दी। देखें जी सेल प्राइस कितनी है, 24.50 है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि हमने इसमें से कितनी है जी, 24.50 है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी, प्रॉफिट आ जाना चाहिए। एक सेकंड, कितने, हाँ इतने में से, हाँ नहीं इसमें ना लॉस आएगा ना, डेफिनेटली क्या आ जाएगा जी, लॉस आएगा कि एक चीज़ 28 की लेगा 24.50 की बेच रहा है तो लॉस आ गया। 24.250 में बेच दी थी, तो इसलिए 3.50। तो इसमें क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकालते हैं जब आपको नुकसान हुआ तो लॉस हुआ, तो इसका लॉस जो है ना 3.50 है। तो लॉस हमारे पास ये कितना आएगा जी, 3.50 हमारे पास इसका क्या आ गया, लॉस आ गया, ये डॉलर। लेकिन उसने क्या कहा था कि जो लॉस हो या प्रॉफिट उसका परसेंटेज भी निकालना है। तो परसेंटेज निकालने का फार्मूला होता है लॉस परसेंटेज का, कितना लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितनी थी और 100%। अगर देखें लॉस कितना था, $3.5 है लॉस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 28 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 3.50 को 100 से मल्टीप्लाई करके 12 पे डिवाइड, सॉरी 228 पे डिवाइड करेंगे, यानी 3.50 को 100 से मल्टीप्लाई कराना है, और 3.50 को 100 से मल्टीप्लाई करके 28 पे डिवाइड कराना है, तो 12.50। काफ़ी देर से लेक्चर बना रहा हूँ तो बस काफ़ी थकावट है तो चीज़ें मिक्स हो रही हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास देखें ये कॉस्ट प्राइस है, देख सकते हैं कि हमने कॉस्ट प्राइस लिख दिया जी 20,000 है, और सेल प्राइस कितनी है 24,000 है। तो ये देख सकते हैं कि सेल प्राइस 24,000। और अब प्रॉफिट है, देखिए लास्ट में आपके पास क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस माइनस होती है जब लॉस हो, तो जब प्रॉफिट हो तो उसमें सेल में से कॉस्ट होता है, यानी कि शिफ्ट हो जाते हैं एक दूसरे की, यानी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो सेल प्राइस 24 थी, लीड 20 की है, तो 4,000 उसका प्रॉफिट हो गया। तो अब देखें प्रॉफिट परसेंटेज की बात करें तो प्रॉफिट डिवाइड बाय जो हमारे पास है जी कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। तो ये देखें 1 2 3 4 5 इनफैक्ट जीरो बनते हैं, नीचे कितने 1 2 3 4 जीरो है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जीरो इस जीरो से कटा, ये वाला जीरो इस जीरो से कटा, ये वाला जीरो इससे, और ये वाला जीरो इससे, तो ये जो है एक जीरो बच जाता है। फिर ये देखो ना 2 का टेबल 20 टाइम, तो 20% उसको क्या हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है दूसरे वाले क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट की जो परसेंटेज है वो 20 आ गया। इसमें हमारे पास दो छोटे छोटे पार्ट रह गए हैं, इनको करते हैं तो हमारा काम खत्म हो गया। अब ये तो इधर ही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट 3 figures of a sequence are shown, draw the next figures of the sequence and complete the टेबल टू शो द नंबर ऑफ डॉट्स। अब देखना हमने नंबर ऑफ डॉट्स इसको क्या करना है, शो करना है। पहला यानी 1 और 1, देखिए ये असल में इनका स्केयर लिया जा रहा है, यानी 1 का स्केयर 1 होता है, 2 का स्केयर ले तो क्या हो जाएगा यानी 4। तो देखिए इसने 4 बना दी। 3 का देखो स्केयर लो तो 9, देखो 9 बन गई। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 का स्केयर है तो ये कितना आ जाएगा 16 है। तो आपके पास जो नेक्स्ट शेप बनेगी वो कैसे बनेगी, 1 2 3 4, फिर देखो ना ये 4 और बना लेनी है, फिर इसी तरह 4 उसके नीचे और बना लेनी है, और 4 फिर उसके बाद और बना लेनी है। ये देखिए ना 4 8 12 16, तो देखिए ना इस तरफ भी बढ़ रही है और इस तरफ भी बढ़ रही है, तो आपके पास 16 आ गया। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 25 होगा। तो अब नेक्स्ट जो आपके पास शेप बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी कि 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो अगर आप थोड़ा सा इस पर गौर करें, अगर 2 है तो यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, 2 रो में है तो 2 कॉलम में। 3 की बात करें तो 3 जो बॉल है या डॉट है वो रो में है तो 3 ही कॉलम में। 4 की बात करें तो 4 रो में है और 4 ही कॉलम में। 5 की बात लाज़मी बात है, 5 इस तरह बनेंगे और 5 इस तरह बनेंगे, तो 5 5 सर 25। 6 की बात करें तो अगले वाला यानी कि आपके पास क्या बनेगा 6 में, 6 का स्क्वायर 36 है, तो देखना 1 2 3 4 5 6, फिर इस तरह 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया। 1 2 3 4 5 एंड 6 1 2 3 4 5 6 1 2, इसमें ना ऐसे करके ना टोटल में बना देता हूँ। तो इसमें देखें हमारे पास ना, आपने नीट करके बनाना है, मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 6 इस तरफ बनानी है 6 इस तरफ, तो ऐसे यानी 6 6
बनाकर 6 रो, यानी 6 रो बनानी है, हर रो में 6 आएंगे। फिर देखिए 49 है, तो लाजिम बात है यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिया तो 49। तो इस तरह 49 में आपके मेरे पास अब जगह नहीं बनी, तो आपने आई होप कि समझ तो आ गया होगा। तो इस साइड पे बना दो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बनाने हैं ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एंड एक और बना दो 7, इन 7 ऐसे हैं। तो 7 आपने इसी तरह बना लेने हैं इसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 एक दो, ये कितनी होगी, एक इसके साथ इसके साथ इसके साथ रहती है 1 2 3, चलो ऐसे ऐसे बना लेते हैं। ऐसे ना आपने डॉट बना लेने, तो ये टोटल यूँ 7 ऐसे बनेंगे, 7 ऐसे, टोटल 7 7 49 होगा। अब इसमें नंबर को क्या करना है, मैच करना है कॉलम को। अब देखें इसमें 2 का टेबल इधर भी जाता है, 2 का इधर भी जाता है, तो आप 2 कॉमन -2 कॉमन ले लो। जब मैं -2 कॉमन लूँगा, 2 9 18 x और माइनस माइनस प्लस 2 का टेबल 8 टाइम, तो -2 जिसके बाहर हो 9x + 8, ये देखें ये बन रहा है, तो ये वाला इसके साथ मैच करा दो। अब देखिए इसमें ना 7 कॉमन ले लो। जब 7 कॉमन लोगे तो 7 2 14 और 7 3 21y, तो ये देखें 7 2x - 3y ये इसके साथ आ जाएगा, सही है। अब इसमें आपके पास 6 का x -6 और x कॉमन ले लो, तो 6 6 30 क्या हो जाएगा जी, 6 6 36 हो जाएगा। और फिर माइनस प्लस माइनस 6 9 54 आ जाएगा और 7 y आ जाएगा, ठीक है। 6 और लास्ट में इसमें देखें जी 4 कॉमन ले लें, तो 4 बाहर चला गया, x - 4 9 36, तो जिस 4 बाहर हो, और ये देखें ये वाला ना इससे मैच करेगा। अच्छा, ये जो दरमियान में बच गया ना, इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो रही है कि उसने सिर्फ इसमें से ना यहाँ पे ये या तो ये गलत है या ये गलत है। एक वजह, या यहाँ स्केयर है या यहाँ पे स्केयर है या यहाँ पे x नहीं है, क्योंकि इधर देखें अगर हम 6x कॉमन लें तो लाजिम बात है यहाँ 6 बचता है और 6 9 54, x बाहर चला जाएगा y, जबकि उसने देखो -6 लिखा और x बाहर नहीं लिखा, x इधर ही लिखा हुआ और 9y। अगर 9y उसने लिखा हुआ है तो उसके साथ फिर x कहाँ गया, ये वाला x कहाँ गया। तो ये दो सूरतें, या तो ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है -36 x² + 54 xy लिखा हुआ है, तो इसमें से यानी कि -6x कॉमन लो ना, 6 6 36, x² का मतलब है 2x, एक x बाहर चला गया, एक बच गया, माइनस प्लस -6 9 54, अच्छा माइनस तो आ गया ना, 6 9 54 x बाहर और y आ गया, तो फिर तो या तो ये आएगा। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि 36 x + 54 जो है वो y है सिर्फ, तो इसमें से -6 कॉमन ले लो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 6 36 होता है और x आ जाएगा -6 9 54 और y आ जाएगा। फिर ये वाला जो आंसर आएगा वो क्वेश्चन फिर इस शेप में होना चाहिए, यहाँ x नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अदरवाइज बाकी में मैच करके लास्ट वाला जो बच जाता है फिर उसको लाजमी बात है आपने इसी से क्या करना है, मैच करना है, लेकिन नॉट इक्वल जो मेंशन कर साथ ये लिखने जो बेहतर है, ठीक है। अगर आप मैच कर भी देते हैं तो आपको जो नंबर है वो मिलेगा, क्योंकि उसकी वजह जो है क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो ये हमारा जो पेपर है कंप्लीट हो गया। अब जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो भी